हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकरा कोचिंग एंड गाइडेंस। सो यहाँ जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। रीज़न इसका ये है कि ये चैप्टर जो है बेसिकली इसमें काफ़ी नॉलेजेबल कंटेंट है। होता ये है कि अक्सर इस चैप्टर को जो टीचर्स होते हैं वो इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है इसका कि एक तो ये ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर आता नहीं है, मुश्किल से एक क्वेश्चन आता है, वो भी कभी कभार एमसीक्यू में आ जाता है या एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर से। लेकिन इसमें जितना कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए मुझे ये चैप्टर पसंद है। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट को इंटरेस्ट बहुत आता है। एंड आई थिंक वी शुडेंट स्टडी फॉर मार्क्स ओनली। Yeah, marks are important, but at the same time knowledge is also really very important at the same time. The reason is like, yeah, marks can give you a good college in the end after passing the high school or after clearing the intermediate exam। हो सकता है आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, लेकिन आगे चलकर अगर आप नॉलेज की बात करो, जब आपके पास नॉलेज होती है ना, यू रियली फील कॉन्फिडेंस अबाउट योर सेल्फ। आपके अंदर जो है ना वो कॉन्फिडेंस झलकता है। तो मेरे हिसाब से जो है चीज़ों को जो है ना नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, रादर दैन जो है खाली बस आप मार्क्स के लिए पढ़ ले हो। क्योंकि जब नॉलेज होगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्क्स आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। खैर, ज़्यादा बात ना करते हुए जो है टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसको और आगे जो है डिस्कस करते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और पास में लगा जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशंस हैं वीडियो की वो आप लोगों के पास फ़ौरन पहुंच जाए। तो आइए फिर इसे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज के इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती है। इनको क्लासीफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखेंगे, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, क्या होते हैं फॉसल फ्यूल्स इनको देखेंगे, कोल का फॉर्मेशन देखेंगे और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन देखेंगे, और अगर टाइम मिला तो आखिर में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को भी हम कवर करेंगे कि इनके क्या एडवांटेजेस और इनके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आइए फिर जो है इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो अगर मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करता चलूँ तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं क्या। सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, सोर्सेज का मतलब ये होता है लाइक वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप कोई दूसरी अपनी पसंद की चीज़ ड्राइव करते हो। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे मैं कहूँ, आपको जो है एप्पल को तोड़ना है, तो एप्पल आप कहाँ से तोड़ोगे? जाहिर सी बात है एप्पल ट्री से तोड़ोगे। तो एप्पल ट्री आपका सोर्स हो गया, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, इनको डिफाइन करने की बात करूँ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होती हैं, तो ये जो है ना वो चीज़ होती है, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नेचर के अंदर, जिनसे हम जो है एनर्जी को ड्राइव कर सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे जैसे विंड एनर्जी है, तो विंड से जब हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं, विंड क्या है एक तरीके का, विंड जो है हमारा जो है एक बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक कंपोनेंट, माफ़ कीजिएगा, एक एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट ही है ना नेचर का। तो जाहिर सी बात है जो हम इससे क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ड्राइव कर रहे हैं। तो हम इससे जब एनर्जी ड्राइव कर रहे हैं तो ये हमारी विंड जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई। तो विंड एनर्जी हो गई हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे साउंड नहीं होगा, यहाँ सोलर होगा, यहाँ गलती हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर सोलर एनर्जी रहेगी। फिर टाइडल एनर्जी, ये सब हमारा जो है एग्जाम्पल्स हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। इसके अलावा कोल और पेट्रोलियम से भी हम एनर्जी को ड्राइव करते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इनको भी हम क्या करेंगे, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए एनर्जी को ड्राइव करने के लिए, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हमारे क्या होगा, ये भी हमारे लिए जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गए। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको जो है बात समझ आ गई होगी सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, क्या जो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। तो आइए फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं और इसको और ज़्यादा जो है थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। व्हाट शुड बी द सोर्सेज ऑफ, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या होना चाहिए। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते चलें। देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी तभी अच्छी होगी जब जो है वो सेफ़ हो यूज़ करने में।
अब ये नहीं हो कि भाई इंसान को ही उससे ख़तरा हो, ठीक है, या इंसान को वो चीज़ जो है वो महंगी पड़ रही हो, तो वो फिर जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा उसे यूज़ करना ज़्यादा लंबे टाइम के लिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आज के टाइम पर आप देखो तो एलपीजी जो है वो सस्ती पड़ती है। हाँ, वो बात अलग है, वो पॉलिटिकल एक चीज़ हो गई कि भाई ठीक है आज इतने रुपए हो गए, ये इतने रुपए हो गए, लेकिन फ़िलहाल के लिए सेफ़ और कन्वीनियंट अगर आप एक ऑप्शन देखो तो एलपीजी जो है एक सेफ़ और कन्वीनियंट ऑप्शन है। अब अगर आप जो है कोल को देखो, अगर आप कोयले को जलाकर जो है रोज़ उस पर खाना पकाओ, तो उसका जो है एक बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो पॉल्यूशन होगा, और दूसरी चीज़ ये है उसके साथ साथ कि कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करने के लिए, सेफ़ भी नहीं है, कन्वीनियंट भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है ईज़ी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जो है पहुंच सकती हो, आराम से स्टोर की जा सकती हो। आप देख सकते हो एलपीजी सिलेंडर्स हमारे घरों में रखे रहते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है, जिसका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, कम इनपुट में बेटर आउटपुट जो है हमें मिले। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक अच्छे सोर्स ऑफ एनर्जी की। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जो है डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के सोर्सेज को दो कैटेगरीज में हमने क्लासिफाई करा है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं इसके बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। तो वो दो कैटेगरीज जो हैं वह हैं रिन्यूएबल सोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब यहाँ पर आप देखते जाएं, रिन्यूएबल सोर्सेज को जो है मैं कहता हूँ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, ये इसका दूसरा नाम है, नॉन कन्वेंशनल। और आगे चल के जो है यही नाम जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो यह है नॉन कन्वेंशनल और यह है कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल है तो दूसरा नाम इसका जो है हम कहेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपने बहुत ज़्यादा इसे पढ़ रखा होगा, लेकिन अगर पढ़ रखा है और दोबारा पढ़ लो तब भी कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होती हैं वो होती हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गई। अच्छा, अब रिन्यूएबल सोर्सेज को जो है हम नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तीसरा नाम कहीं पर आपको दिखे तो नॉन एग्जॉस्टिबल अगर आए तो आप समझ जाना कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। तो हम इन्हें नॉन एग्जॉस्टिबल भी कहते हैं। और ये हमारी जो है ये क्या है, एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, एग्जॉस्टिबल। तो ये हमारे जो है ये क्लासिफाई हो चुके हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब इनको वन बाय वन करके पढ़ते हैं कि क्या जो है इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। आगे चल के यही नाम इस्तेमाल होने वाले हैं, तो बार बार जो है मैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल करके इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं? सो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है होते हैं हमारे, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, वो सोर्सेज होते हैं, नाम से ही आप देख सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, मतलब एक बार अगर जो है ये ख़त्म हो गए, डिप्लीट हो गए, सो ये जो है दोबारा से इनको आप रिप्लेनिश नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपके पास ये दोबारा से जनरेट हो जाएंगे, एक बार ख़त्म हो गए तो हो गए, परमानेंटली इनका स्टॉक ओवर हो गया तो हो गया। एग्जाम्पल हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम। अब ये क्यों जो है इनका हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका लिमिटेड स्टॉक है, और क्यों इसके बारे में इतनी फ़िक्र की जा रही है, इसके बारे में भी जो है डिस्कस होगा अभी कि ये इनका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था, और जो है ये इनका जो है इतना लिमिटेड स्टॉक क्यों हो गया है, क्योंकि सालों से इस्तेमाल हो रहा है, कई सालों से जो है इस्तेमाल हो रहा है, और क्यों हम इस स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि हमें अब फिक्र हो रही है कि ये हम परमानेंटली डिप्लीट ना हो जाए आगे चल के, अगर इसका सही से इस्तेमाल नहीं हुआ और जो है एक सही बेटर वे में इसका यूज़ नहीं हुआ। आगे की बात करते हैं। आगे हमारे जो हैं जो दूसरे तरीके के सोर्सेज हैं वो है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, यानी कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज नाम से ही आपको पता चल रहा है रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी कि ये जो है जो सोर्सेज होती हैं एनर्जी की, ये इनको आप चाहे कितना ही इस्तेमाल करो, ठीक है, ये नेचर में जो है आपके लिए जो है लातादाद है, ठीक है, तो ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं। दीज आर इनएग्जॉस्टिबल, ठीक है, नॉन एग्जॉस्टिबल हैं, ये ख़त्म नहीं होने। और इस सब दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो है ये यूजुअली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। अगर आप कोल और पेट्रोलियम को देखो तो इनके अंदर से जो है थोड़ा आप देखोगे तो कुछ गैसेस भी बाहर आती हैं, थोड़ा एनवायरनमेंट को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं,
ठीक है, इतने ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होता, इनका स्मोक जो है वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। बट इफ़ यू लुक एट दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो आपको इसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, अलग अलग तरीके की एनर्जी मिलेंगी, ओशन थर्मल एनर्जी। तो ये जो होती है ना नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, दीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अगर आप देखो तो यूजली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं ये। कहीं कहीं पर जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं भी होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो ओशन थर्मल एनर्जी पे एक नुकसान एनवायरनमेंट को ये होता है कि नॉइस पोल्यूशन करता है, तो लेकिन यूजली ज़्यादातर जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा जो है क्लियर हो चुका है कि व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हैं, इनकी ईजी डेफिनेशंस हैं जो मैंने लिख रखी हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो देखो, अगर मैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करूं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज की, तो सबसे पहले कन्वेंशनल सोर्सेज को डिस्कस कर लेते हैं। बताया था मैंने कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है हमारे, जो रिन्यूएबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। कन्वेंशनल है तो नॉन रिन्यूएबल है। अब इनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ, बार बार रिन्यू नहीं किया जा सकता। बार बार ये नहीं है कि एक बार मतलब डिप्लीट हो गए तो दोबारा से तुमने स्टॉक जनरेट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये है कि ये हमारे लिए एफिशिएंट है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका। क्या है ये? एफिशिएंट है। मतलब ये है कि कम इनपुट में जो है एक बहुत अच्छा बेटर आउटपुट हमें जो है इनसे मिलता है, बेटर एनर्जी हमें इनसे रिसीव होती है। आप देखो आज भी जो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। पेट्रोल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है व्हीकल्स के अंदर, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि आजकल जो है बैटरी से चलने वाली जो है स्कूटीज़ आ चुकी हैं और कोशिश की जा रही है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर शिफ्ट करके इनको भी जो है रन किया जा सके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू व्हीकल्स को। लेकिन अभी तक वो कामयाबी मिल नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जनरेट कर पाते हैं कम इनपुट में और ज़्यादा आउटपुट मिलता है। तो इनका सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये है कि ये जो है एफिशिएंट है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके बहुत ज़्यादा। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका सबसे बड़ा? देखो, डिसएडवांटेज सबसे बड़ा देखो इसका ये है कि एक बार जो है ना ये डिप्लीट हो गया तो दोबारा रिप्लेनिश नहीं हो सकते। तो ये सबसे बड़ा इसका जो है डिसएडवांटेज है। सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड बैक, ठीक है, वंस डिप्लीटेड। एक बार डिप्लीट हो गए तो दोबारा जो है रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। दूसरा नुकसान ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। ये जो है पॉल्यूशन को कॉज करते हैं। ये क्या करते हैं? दीज कॉज पॉल्यूशन। अब ये पॉल्यूशन को कॉज करेंगे। आप जो है कोल को बर्न करके देखो, कोल की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। अब कोल की क्या क्या वैरायटीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। लिग्नाइट है, एंथ्रासाइट है, अलग अलग तरीके की इनकी वैरायटी होती है कोल की। उस हिसाब से जो है इनमें से स्मोक निकलता है, तो ये भी पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो ये हमारे कुछ जो है डिसएडवांटेज हो गए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। ये हमारे कुछ डिसएडवांटेज जो है इसके हो गए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और डिसएडवांटेज की बात करेंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के एडवांटेजेस की, तो एडवांटेज क्या है इसका? बेसिकली ये इनएग्जॉस्टिबल है, नॉन एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्ट नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज तो इसका ये है कि इन सोर्सेज को अबेंडेंट है नेचर के अंदर, इतने ज़्यादा है कि ये इतनी अमाउंट में है कि ये जो है ना कितना ही आप इन्हें इस्तेमाल कर लो, दीज आर नेचर्स गिफ्ट टू अस। तो ये जो है ना दोबारा डिप्लीट नहीं हो सकते। सो दीज आर नॉन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। दूसरा जो है इसका एडवांटेज ये है, अगर आप देखो सोचो इसके बारे में, दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है। थोड़ा टाइम जो है मैं आप लोगों को भी दूंगा इसको सोचने के बारे में। दूसरा एडवांटेज क्या हो सकता है इसका? दूसरा ये है कि नेचर के अंदर फ्रीली अवेलेबल है। भाई पैसा नहीं लग रहा। आप अगर कोल को आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी मेहनत है,
वर्क फोर्स लगानी पड़ेगी, बट दीज आर फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, बस इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो डिसएडवांटेज में आ जाएगी बात। तो फ्रीली अवेलेबल इन नेचर, तो ये हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है नेचर में। और तीसरी चीज़ ये है कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ठीक है, कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं करते। सो दीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये हमारे पास जो है इसके कुछ एडवांटेजेस हो गए। दीज आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। अब नेक्स्ट हमारे जो है डिसएडवांटेजेस के ऊपर आ जाते हैं हम इसके, कि इसके क्या जो है डिसएडवांटेजेस हैं। तो डिसएडवांटेजेस को अगर आप देखो, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के। तो डिसएडवांटेज यही है कि इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ कि कॉस्टली इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। क्या चाहिए? कॉस्टली इक्विपमेंट। हमें यहाँ पर कॉस्टली इक्विपमेंट इज़ नीडेड। तो हमें कॉस्टली इक्विपमेंट की ज़रूरत है। यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो। दूसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है इसका? अब जाहिर सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने हवा देख ली और हवा देखने के बाद जो है बस उस कह दिया भाई चलो एनर्जी की तरह हम इसकी एनर्जी यूज़ एकदम से ऐसे यूज़ कर लेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको फिर जो है इक्विपमेंट्स चाहिए। ठीक है, उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पूरा एक सेटअप होता है, वो बनाना पड़ता है। तो इसके लिए फिर वर्क फोर्स चाहिए, तो थोड़ा महंगा पड़ता है ये। और इसमें जो है फिर वर्क फोर्स चाहिए अगर आप देखो तो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये वर्क फोर्स तो है ही है, वर्क फोर्स आपकी स्किलफुल होनी चाहिए। तो स्किल इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, स्किल इज़ रिक्वायर्ड। तो ये हमारे जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए दोनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब हम जो है बात करते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो ये फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, इनको समझ लेते हैं। देखो, फॉसिल्स जो होते हैं ना, वो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। यहाँ पर मैं फॉसिल्स का मतलब बताता चलूँ। डेड रिमेन्स, ये जो होते हैं ना, ये डेड रिमेन्स होते हैं किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है पहले डिस्ट्रॉय होकर जो है ज़मीन के अंदर दब गए थे या सी के अंदर दब गए थे। सो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ, जो अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, और सी मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अब इनसे जो हम जब हम इन्हें जो है इन फॉसिल्स को फ्यूल्स की तरह यूज़ करते हैं। अच्छा, ये फॉसिल्स को फ्यूल्स की तरह यूज़ करने का मतलब क्या है? फॉसिल को फ्यूल्स की तरह यूज़ करने का मतलब ये है, फ्यूल्स वो सब सब्सटेंसेस जिनसे हम एनर्जी को ड्राइव कर सकें। तो जब हम फॉसिल्स को फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जो है उनसे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करें, तो वो चीज़ जो है हमारी फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द फ्यूल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड बरीड ऑर्गेनिजम्स। So these are the remains of prehistoric plants and animals that were destroyed due to natural calamities and were buried deep inside the earth and sea millions of years ago. Example इसका क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो यहाँ पर दो वर्ड अगर आपको क्लियर हो गए तो ये फॉसिल फ्यूल्स आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला है फॉसिल्स, जो कि जिसका मतलब होता है कि किसी भी एनिमल या प्लांट के जो डेड रिमेन्स हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से क्या हो गए? बर्न हो गए, ये माफ़ कीजिएगा, बरीड हो गए। या फिर दूसरी चीज़ ये है, अब फ्यूल्स के बारे में, फ्यूल्स अगर आप इस वर्ड को समझ गए तो ये पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो हर वो चीज़ जिससे हम एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें वो फ्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये फॉसिल्स जो है, जब हम कोल और पेट्रोलियम, क्योंकि ये जो है फॉसिल्स हैं, ठीक है, फॉसिल्स से बने हैं ये, तो जब हम इनसे एनर्जी को ड्राइव करते हैं, सो ये जो है हमारी क्या हो गए? फिर फॉसिल फ्यूल्स हो गए। आगे की बात करते हैं। अब कोल के बारे में हम डिस्कस करते चलें और फिर उसकी फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोल क्या है और उसकी जो है फिर फॉर्मेशन के बारे में। तो देखो, अगर मैं कोल की बात कर रहा हूँ, सो सबसे एबंडेंट फॉसिल फ्यूल है पूरे अर्थ पे। यहाँ पर मैं लिखता चलूँ, मोस्ट एबंडेंट
फॉसिल फ्यूल, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला फॉसिल फ्यूल है ऑन अर्थ, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। अब इसकी अभी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे, पहले हम इसके कोल के बारे में जो है कुछ समझ लें कि ये है क्या। तो अब इसके अंदर जो मेन आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है इसके अंदर, कोल के अंदर, वो होता है हमारा कार्बन। तो ये जो कोल होता है इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो क्या है, कार्बन है। मेन एलिमेंट इसके अंदर जो होता है वो कार्बन होता है। अब ये कोल हमारा जो है 3 वेराइटीज़ के अंदर आता है। वो वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। वो वेराइटीज़ हमारी हैं लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, और लास्ट वन है बिट्यूमिनस। तो ये 3 वेराइटीज़ हैं इसकी। अब इसमें अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं तो लिग्नाइट के अंदर मतलब वैरायटी जो है चेंज होती रहेगी। वैरायटी किस हिसाब से चेंज होगी, कार्बन कंटेंट के हिसाब से चेंज होगी। अब अगर मैं लिग्नाइट की बात करूं तो लिग्नाइट के अंदर 20 से 30% कार्बन होता है लिग्नाइट के अंदर, ठीक है। फिर आप जो है आ जाओ एंथ्रासाइट के अंदर। एंथ्रासाइट के अंदर जो होता है वो 94 से 98%, 94 से 98% जो है इसके अंदर कंटेंट होता है कार्बन का। और यहीं अगर आप जो है इसके अंदर आ जाओ बिट्यूमिनस के अंदर, सो बिट्यूमिनस के अंदर 80 से 87% के आसपास होता है, 80 से 90% अप्रॉक्स। ये सारी अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कार्बन कंटेंट होता है वो इसके अंदर होता है एंथ्रासाइट के अंदर। फिर दूसरा है बिट्यूमिनस और फिर तीसरा है हमारा लिग्नाइट, ठीक है। तो एंथ्रासाइट याद रखिएगा, जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन का कंटेंट होगा वही जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल होगा। तो बेस्ट क्वालिटी जो है इसलिए जो है क्या है, एंथ्रासाइट है। तो ये बेस्ट क्वालिटी कोल जो है इसलिए माना गया है एंथ्रासाइट को, ठीक है। तो कोल जो है ना वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हीट है, और इसको जो है ना ज़्यादातर जो है किस लिए इस्तेमाल करा जाता है, फॉर जनरेशन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मोस्टली यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सो मोस्टली किसके लिए यूज़ होगा, मोस्टली हमारा जो है ये जनरेट होगा उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, मोस्टली अबेंडेंटली यूज, क्योंकि जो है सोर्स है, लिहाजा हम यहाँ पर लिखते चलें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हीट एंड इज़ मेनली यूज फॉर, आज भी जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नहीं है कि दूसरे पावर प्लांट्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, और भी पावर प्लांट्स हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे आपका हाइड्रो पावर प्लांट है, अलग अलग पावर प्लांट्स हैं, लेकिन ये जो है सबसे ज़्यादा आज भी यूज़ होता है। सो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ हीट एंड इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आज भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हमारा जो है फिर आ जाता है, इसके बारे में और बात करते चलें, दूसरी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पर भी जो है इसको इस्तेमाल करा जाता है, डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड अदर डोमेस्टिक यूजेस, अदर डोमेस्टिक टास्क्स कर देता हूँ यहाँ पे, अदर डोमेस्टिक टास्क्स। तो ये हमारी कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ हो गई इसके बारे में। अब ज़रा इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं देख लूँ, सबसे बड़ी चीज़, तो अगर आप इसको जो है कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, कोल भी क्या है, इसमें कंटेंट कार्बन का होता है, तो जाहिर सी बात है, तो जब आप इसको बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप इसे हीट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड,
और इसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी। ये इक्वेशन आपने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी। सो जब जो है कोल को जो है आप क्या करते हो, हीट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, जब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को जो है रिलीज़ करेगा। तो सेम इसके साथ जो है कोल, क्योंकि इसके अंदर कार्बन का कंटेंट सबसे ज़्यादा है, तो यही इक्वेशन जो है यहाँ पर अप्लाई होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दिया जाए, मतलब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो एयर थी, एयर की प्रेजेंस में आपने बर्न करा इसे, ठीक है, इसका कंबशन करा कार्बन का, कोल का, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर अगर यहाँ पर एयर हो ही ना, इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर दिया जाए, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन से क्या हम लोगों को मिलेगा, सोचिए इसके बारे में। ये बेसिकली फिर कोक में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या किसमें तब्दील हो जाएगा, कोक के अंदर तब्दील हो जाएगा, और ज़्यादा जो है इसके अंदर से फिर जो है स्मोक नहीं निकलने वाला बर्न होने के बाद, ठीक है। और इसलिए कोक को जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, या लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप जो है समझ गए होंगे तो मेरी इस बात को आप जो है नोट कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो अब हम आगे की बात करते हैं कि ये कोल जो था वो किस तरीके से जो है इसकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। तो कोल जो था, कोल के बारे में मैं बात करता चलूँ, अगली स्लाइड पर मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर एक स्लाइड मुझे और लेनी पड़ेगी। तो कोल के बारे में मैं बात करता चलूँ, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ था, यहाँ तक अगर आप समझ गए हों तो यहाँ पर मैं कुछ रफ कर देता हूँ, इसे इजी रहेगा यहाँ पर समझाना फिर मुझे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पर ही मूव हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा गड़बड़ कर रहा था बोर्ड, अब सही है। तो अब हम ज़रा थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव हो जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, चलिए खैर, नो वरीज अबाउट इट। तो हम जो है दूसरी स्लाइड पर ही पहुंच जाते हैं। तो अब देखो कोल और इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। तो कोल की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुई कि जो प्लांट्स और एनिमल्स थे मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, तो वो क्या हो गए, वो डिस्ट्रॉयड हो गए। जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, जाहिर सी बात है हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, उस दौर में भी थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले भी थे, डायनासोर्स वगैरह थे, बड़े बड़े प्लांट्स वगैरह थे। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो प्लांट्स और एनिमल्स हुआ करते थे उस दौर में, तो ये क्या हुए, किसी नेचुरल कैलेमिटी के वजह से जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गए, ये डाई हो गए। और डाई होने के बाद जो है क्या हुआ, ये जो थे फिर अंदर चले गए, ये मतलब इनके ऊपर जो है एक लेयर जमती गई, ये अंदर दब गए, ठीक है। तो इनको जो है कवर कर लिया वाटर ने, और फिर जो है इनके ऊपर जो है ये कोई भी मतलब इनके ऊपर ऑक्सीजन ने फिर इनको ऑक्सीजन मिली नहीं, जब ये बरीड हो गए यहाँ पे डीप अंडर द अर्थ, ये बरीड हो गए। अब जब बरीड हो गए तो यहाँ पर कुछ तो थोड़ा सा वाटर कंटेंट रहा, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है ना, इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन की जो एंट्री थी वो पूरी बैन हो गई, पूरी यहाँ पर एक बैरियर आ गया, तो इनको जो है कोई ऑक्सीजन नहीं मिली यहाँ पर। और उसकी वजह से क्या हुआ, जब ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से अंदर तक दब गए थे, ऑक्सीजन मिली नहीं, तो क्या हुआ, नॉर्मल वे में जो है ये डिकम्पोज नहीं हुए, बल्कि जो है ये जो थे डिकम्पोज तो हुए, लेकिन इनकी थिक लेयर बनती गई, और ये थिक लेयर जो थी कार्बन की आगे चल के यहीं जो है कोल में बन गई, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होता रहा धीरे 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 धीरे, ये जो कार्बन का कंटेंट था ये एक्यूमुलेट होता रहा, और फिर उसके बाद जो है जो वाटर था, वाटर जो था वो बाहर निकल गया, सारा इवापोरेट हो गया, बाहर निकल गया, और यहाँ पर जो है एक हार्ड मास सा रह गया जिसको हमने जो है कोल कहा। इस हार्ड मास को हमने जो है कोल कहा। तो ये हमारा जो था फॉर्मेशन था कोल का, ये हमारा जो है हार्ड मास जो बना, ये जो था हमारा कोल बना। नेक्स्ट हमारा है
पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम क्या है और इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। तो पेट्रोलियम के बारे में अगर मैं बात करता चलूँ, देखो पेट्रोल अलग है और पेट्रोलियम अलग है। पेट्रोलियम को हम जो है क्रूड ऑयल भी कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, इसका दूसरा वर्ड मैं कहता चलूँ क्रूड ऑयल, क्योंकि इसे बाद में फिर रिफ़ाइन करके जो है अलग अलग प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, जिसमें फिर हमारा पेट्रोल आ जाता है। रिफ़ाइन के बाद, रिफ़ाइन करने के बाद, ठीक है, फिर क्रूड पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है। तो अलग अलग जो है हमारे फिर कैरोसिन है, अलग अलग तरीके के जो ये प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, ठीक है, इसी से ही ड्राइव होते हैं। सो ये हमारा जो है पेट्रोलियम कहलाता है, ये क्रूड ऑयल, ठीक है। इसी को ही रिफ़ाइन करके हम जो है फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है निकालते हैं, इनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो इसके बारे में हम और ज़्यादा जो है डिस्कस कर लेते हैं। पेट्रोलियम भी जो है हमारा क्या है, एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये भी क्या है, एक तरीके का फॉसिल फ्यूल है पेट्रोलियम। मैं बता चुका हूँ फॉसिल फ्यूल क्या होता है, अब ज़्यादा दोबारा हर चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर उससे टाइम का भी फिर वेस्टेज है। यहाँ पर बस समझते चलें, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर पीछे जाकर दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है बहुत सारे जो है मिक्सचर्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर। अगर आप देखो तो बहुत सारे हाइड्रोजन और कार्बन के जो है मिक्सचर्स होंगे इसके अंदर, और साथ में जो है दूसरे मटेरियल्स भी इसके अंदर होंगे। तो पेट्रोलियम इज़ यूजली द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, इसलिए इसे हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, और दूसरे जो है इनके अंदर जो है एलिमेंट्स भी होते हैं विद ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स। अगर आप देखो तो विद ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स, लाइक वो कौन कौन से जो है अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर मैं लिखता चलूँ, ऑक्सीजन हो गया आपका, नाइट्रोजन हो गया, फिर सल्फ़र है। ये सब जो है थोड़े थोड़े जो अमाउंट में होंगे ये पेट्रोलियम के अंदर, ठीक है। तो अब जो है पेट्रोलियम को ये नहीं है कि आपने भाई डायरेक्टली यूज़ कर लिया, इसको सबसे पहले आपको रिफ़ाइन करना पड़ता है, जैसे मैंने पहले बताया, और फिर रिफ़ाइन करने के बाद जो है अलग अलग तरीके से इसमें से जो है प्रोडक्ट निकलते हैं, ठीक है, अलग अलग क्वालिटी के। जैसे पेट्रोल है हमारे पास, ठीक है, फिर डीजल है, फिर कैरोसिन है। इसके अलावा जो है पैराफिन वैक्स भी जो है हम यहाँ पर इससे ही निकालते हैं, पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं पैराफिन वैक्स। तो ये हमारा जो है पेट्रोलियम हो गया, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। अब पेट्रोलियम की जो है फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हुई। तो वहाँ पर तो हमने ये थ्योरी देखी थी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो पहले एनिमल्स और प्लांट्स जो थे वो बरी हो गए थे, ठीक है। तो उनके ऊपर जो थी ऑक्सीजन उन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाई, वाटर का कंटेंट कुछ रहा, फिर उसके बाद जो है वो वाटर भी लीक आउट हो गया, और जो ऊपर जो ऑक्सीजन थी वो उनको प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं कर पाई। नीचे तो डिकम्पोज होते रहे जैसे नेचुरली होते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो होते हैं वो फिर डिकम्पोज करते हैं और भी सारी चीज़ें होती, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। और जब वो ऑक्सीडाइज प्रॉपरली नहीं हो पाए तो क्या हुआ, आगे चलकर जो है उनमें से जब वाटर का कंटेंट लीक आउट होता रहा, जब कम्प्लीटली वाटर एलिमिनेट हो गया, सो दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द हार्ड मास। एक हार्ड मास के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होने के बाद दे फॉर्म्ड कोल, ठीक है, वो जो है फिर कोल में तब्दील हो गए। नेक्स्ट हमारा जो है पेट्रोलियम की फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुई थी कि ये, हाँ, इनके पीछे भी प्लांट्स और एनिमल्स ही जिम्मेदार थे, लेकिन ये जो थे इस टाइम खाली ये नहीं कि ज़मीन के अंदर बरी हो रहा है, सी के अंदर जो है यहाँ पर बरी हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है सी के अंदर बरी, क्योंकि कुछ जो प्लांट्स होंगे जाहिर सी बात है वो सी के अंदर भी पहले से होंगे, कुछ एनिमल्स सी के अंदर पहले से ही होंगे। इसके अलावा जो एनिमल्स थे जो सी रीजन के पास या ओशन रीजन के पास जो भी एनिमल्स होंगे, वाटर बॉडी के पास जो किसी बड़ी वाटर बॉडी के पास जो एनिमल्स होंगे वो वहाँ पर जो है बरी हो गए ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटी। और नेचुरल कैलेमिटी आने के बाद जो है क्या होता है, वो जो है बरी हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर जो सी है, कुछ सी के अंदर बरी होंगे और कुछ जो है यहाँ पर गीली मट्टी रही होगी, गीली सैंड रही होगी, यहाँ पर मड वगैरह रही होगी,
तो यहाँ पर भी जो है दफन हुए होंगे कुछ, ठीक है, यहाँ पर भी बरी बरी हो चुके होंगे। अब यहाँ पर जब बरी हुए तो ये अंदर अंदर जो है जाते रहे, अंदर अंदर सिंक करते रहे, ये और अंदर जाते रहे, इसके अंदर जाते रहे सी के अंदर सिंक होते रहे, ये धीरे धीरे बिल्कुल गहराई तक पहुँचते गए। अब क्या होता है, धीरे क्या होता है विद टाइम, जो अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो चेंज होता है, इसका शेप जो होता है वो चेंज होता है। वहाँ पर जो है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर लगा इनके ऊपर, इस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है क्या हुआ, एक इंटेंस प्रेशर लगा, ठीक है। और वो जो हीट थी, अर्थ का जो इंटीरियर है, अब अर्थ का इंटीरियर है, उसमें उसके अंदर से हीट भी निकलती है। तो जो अर्थ का इंटीरियर है और जो उसके अंदर जो रॉक्स वगैरह है उनका जो वेट वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह नहीं होती, तो वहाँ पर क्या हुआ कि एनारोबिक रिएक्शंस हुई, मतलब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन हीट जो निकली अर्थ के इंटीरियर से, और जो एनारोबिक रिएक्शंस हुई उन एनिमल्स की बॉडीज़ के साथ, जो एनारोबिक रिएक्शंस हुई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ। तो ऑयल क्योंकि जो होता है वो लाइट होता है, आप अगर देखो ऑयल जो होता है वो लाइट होता है, जब आप पानी को वाटर के ऊपर डालोगे तो वो ऊपर तैरता रहेगा। ऑयल जो होता है वो लाइट होता है वाटर के, वो ऊपर आ गया, ठीक है, रॉक्स के ऊपर से आ गया, जो अर्थ के अंदर थे। अब अर्थ के नीचे जो रॉक्स वगैरह थे जो बिछे हुए थे उनको पार करके ऊपर आ गया वो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अर्थ के क्रस्ट में जाकर जो है ट्रैप हो गया, फंस गया। तो वहाँ पर जो है फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो है मशीन्स वगैरह लगाकर जो है उनको जो है फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है आज भी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमारी यहाँ से फिर जो है ऑयल को हमने ड्राइव करा, एक्सट्रैक्ट करा इस तरीके से। तो ये हमारी जो है फॉर्मेशन रही ऑयल की, पेट्रोलियम की, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम हमारा जो है फॉर्म हुआ। क्या ख़ास बात थी, ऑयल क्योंकि लाइट होता है और मोबाइल होता है, लाइट एंड मोबाइल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा नोट करते हुए चलें, ये चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो है आखिरी टॉपिक आज का जो हमारा रहेगा वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके बारे में मैं बताता चलूँ। अब ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, अब नाम से ही पता चल रहा है, पेट्रोल को जो है, जब पेट्रोलियम को आप क्या कर दोगे, लिक्विफाई कर दोगे, ठीक है, उस पेट्रोलियम को आप लिक्विफाई कर दोगे, तो लिक्विफाई करने के बाद जो गैस हमें मिलेगी वो हमें एलपीजी मिलेगी। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई, लेकिन इसके पीछे की साइंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब होता क्या है, नेचुरल गैस होती है, वो पेट्रोलियम का एक हिस्सा होती है नेचुरल गैस। यहाँ पर मैं बताता चलूँ, नेचुरल गैस क्या है, पेट्रोलियम का एक हिस्सा है। जब नेचुरल गैस को पेट्रोलियम के अंदर से जो है एक्सट्रैक्ट करा जाता है, तो अब ब्यूटेन हो गई, जैसे प्रोपेन हो गई, तो ये जो गैसेस जो होती हैं ये एक्सट्रैक्ट आउट की जाती हैं नेचुरल गैस के अंदर से। फिर क्या करा जाता है, इनको लिक्विफाई करा जाता है। लिक्विफाई करने का तरीका आपको पता होगा, जाहिर सी बात है, जैसे ये हमारे पास एटम्स हैं, गैसेस में एटम्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, ये हरकत कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से और काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब ये दूर होते हैं तो इनको प्रेशराइज करके क्या करा जाता है, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़दीक नहीं, थोड़े नज़दीक होते हैं, इनको आपस में पास में लाकर जो है इनको प्रेशर लगा के पास लाया जाता है ताकि इनकी स्टेट चेंज हो सके। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, ये जो है ये जो पेट्रोलियम से जो हमने नेचुरल गैस निकाली थी, ठीक है, वो जो है लिक्विफाई हो जाती है, और लिक्विफाई होने के बाद जो है ये हमें यहाँ पर एलपीजी मिल जाती है। और ये खाली ये नहीं कि बस प्रेशर लगा दिया, साथ में कुछ और भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो भी इसके अंदर से रिमूव करी जाती है, तब जाके हमें फाइनलाइज्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी मिलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ब्यूटेन होता है, लेकिन ब्यूटेन के अलावा भी छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स में जो है आपको प्रोपेन भी मिलेंगे, इथेन भी मिलेगा, ठीक है। एल्केन फैमिली से ये गैसेज आती हैं, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे। तो ये जो है जो गैसेज हैं जैसे ब्यूटेन, इथेन और प्रोपेन, ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो है ये हिस्सा है। और मोस्टली जो सबसे बड़ा जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इसके अंदर वो ब्यूटेन होता है।
अब हम एलपीजी के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि एलपीजी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, ये तो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे एलपीजी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। आपने देखा होगा बड़ा क्लीन फ्यूल है। आप अपने घर में जब इसे यूज़ करते हो तो आप देखते होंगे देयर इज़ नो पॉल्यूशन, ये नहीं कि बहुत धुआं निकल रहा है या कुछ निकल रहा है। आप वहीं कोल को इस्तेमाल करो या कागज़ को इस्तेमाल करके उसे बर्न करो कागज़ को, ठीक है, आप देखते हो उससे कितना ज़्यादा धुआं निकलता है। या फिर आप स्टोव वगैरह को यूज़ करो, आप उसमें देखोगे हल्की, जब आप स्टोव को यूज़ करते हो स्मेल आती है उसके अंदर से, ठीक है, तो धुआं भी वगैरह भी होता है। बाकी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये जो है देखो आप यहाँ पे एलपीजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट्स अ नीट एंड क्लीन फ्यूल। ये नहीं है कि वो गंदगी कर रहा है, धुआं कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, कोई पॉल्यूशन कर रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है इट इज़ नीट एंड क्लीन फ्यूल। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई पॉल्यूशन नहीं करता। भाई जब नीट एंड क्लीन है तो जाहिर सी बात है कोई पॉल्यूशन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है फ़ायदा होता है। दूसरा एक एडवांटेज ये है कि ईजी टू ट्रांसपोर्ट है। बताया था ना मैंने कि एक अच्छे फ्यूल की क्या ख़ास बात होती है कि ईजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ये इसके अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। और ईजी टू स्टोर होना चाहिए। आप देखते हो घर में आराम से आप इसको जो है स्टोर करके रखते हो एलपीजी को, और जब ज़रूरत पड़ती है गैस जलाते हो, अपना काम करते हो। तो कन्वीनियंट टू स्टोर है। ये ख़ास बातें मैंने आपको बताई थी कि एक अच्छे फ्यूल के अंदर होनी चाहिए। और क्योंकि एलपीजी एक अच्छा फ्यूल माना जाता है इन्हीं रीजंस की वजह से। और नेक्स्ट है हमारा हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी, 50 किलो जूल पर ग्राम। अब याद रखिएगा जब भी किसी भी उसकी एनर्जी सोर्स की कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है ना, तो वो एक तो जो है धुआं बहुत ज़्यादा कम करता है, और दूसरा जो है नीट एंड क्लीन होता है, और धुआं जो है ना बहुत ज़्यादा कम करता है, पॉल्यूशन कम करता है, इफ़िशियंटली यूज़ किया जा सकता है उसे। तो ये जो है हमारे जो है एडवांटेजेस हो गए एलपीजी के। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरा ये चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया पसंद आया होगा। तो अगर आपको जो है ये चैप्टर पसंद आया है जो मैंने पढ़ाया, इसका पार्ट 1, क्योंकि ये अभी सीरीज़ लंबी चलने वाली है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जो है लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो मैं नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए फ़ौरन से। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आपको फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ, ठीक है। आप लोग इसको रिवाइज़ करें। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक्स अ लॉट, बाय।